हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं। सेकेंड पेपर का जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे मूल अधिकार। तो मूल अधिकार एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो पहले हम इसका आपको अर्थ बताएंगे, फिर इसके बाद में इसकी विशेषताएं बताएंगे, फिर मूल अधिकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और हमने कहाँ से लिया है, ये सभी पॉइंट्स हम इसी टॉपिक के अंतर्गत आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए इसमें पढ़ाते हैं हम आपको इसका अर्थ। तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है मूल अधिकार का कि ये वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के भौतिक से तात्पर्य यहाँ पर, तो भौतिक से तात्पर्य है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा नैतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अब नैतिक विकास का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक विकास और धार्मिक विकास, आध्यात्मिक या धार्मिक विकास, इनके लिए ये अधिकार आवश्यक होते हैं। तो ऐसे अधिकार को मूल अधिकार कहते हैं। तो सरल भाषा में आप इसे कैसे याद रखेंगे कि ये वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे अधिकार को हम मौलिक अधिकार कहते हैं या मूल अधिकार कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि भौतिक और नैतिक विकास की दशाओं के साथ साथ ये राज्य के विरुद्ध व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। ध्यान रखना, ये राज्य के विरुद्ध या राज्य के खिलाफ ये व्यक्ति की स्वतंत्रता या व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। ध्यान रखना, आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए कि जो मूल अधिकार होते हैं, ठीक है, तो ये मूल अधिकार होते हैं, इनका प्रावधान कहाँ कहाँ पर किया गया हमारे संविधान में और हमने कहाँ से इन्हें लिया है। तो पहले देखिए इसका संवैधानिक उपबंध या संवैधानिक प्रावधान। तो फ्रेंड आपको याद रखना है कि जो मौलिक अधिकार हैं ये हमने कहाँ से लिए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ये मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद में हमारे संविधान के किस भाग में इनका वर्णन है? तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका वर्णन किया गया है। इसे याद रखना, आप एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 3 नंबर में, ठीक है। इसके बाद फिर संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। अब ये मैग्ना कार्टा क्या है? तो देखिए हम आपको बताते हैं कि मैग्ना कार्टा क्या है। तो मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में अधिकारों का घोषणा पत्र होता है। तो 1215 ईस्वी की बात है फ्रेंड। तो इंग्लैंड का राजा जॉन के द्वारा उन 1215 ईस्वी में वहाँ के लोगों को एक पत्र के माध्यम से, एक लिखित पत्र के माध्यम से ब्रिटेन के लोगों को अधिकार दिया गया था, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। और हिंदी में इसका अर्थ होता है महाअधिकार पत्र। तो ब्रिटेन में सबसे पहले इन मौलिक अधिकारों की शुरुआत होती है फ्रेंड, ठीक है। फिर इसके बाद में और भी कई राज्यों ने इन अधिकारों को अपनाया और फिर उसके बाद में हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से इन मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया है, ठीक है, या अडॉप्ट किया है। इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद में हमारे भारत में मूल अधिकारों की मांग कब होती है? तो हमारे भारत में 1931 में 1931 ईस्वी में पाकिस्तान के कराची शहर में जब अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था और उसी समय इनकी मांग की जाती है, मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। इसके बाद में ध्यान रखना, तो इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसका प्रारूप तैयार किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यह आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है 3 नंबर में कि मूल अधिकारों की मांग हमारे भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर की गई थी? तो हमारे भारत में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कराची में, 1931 की बात है। वहाँ पर ये मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी और इसका प्रारूप किसने बनाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रारूप तैयार किया था। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। फिर इसके बाद में हमारे भारत में तेज बहादुर सप्रू नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा था कि जिन मौलिक अधिकारों की हम चर्चा कर रहे हैं, इन मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। तो उन्हीं के कहे अनुसार फिर इनको हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए मूल अधिकारों की आवश्यकता। तो इनकी आवश्यकता क्यों है हमें? तो यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखना है। इन कारणों से मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है। तो वे कौन कौन से अधिकार हैं? तो देखिए यहाँ पर पहला, समानता स्थापित करने के लिए
मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है। सभी लोगों में समान व्यवहार हो, सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाए, इसलिए इन मूल अधिकारों की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अस्पृश्यता एवं जाति भेदभाव को समाप्त करने के लिए। अभी अस्पृश्यता का अर्थ क्या होता है फ्रेंड? तो अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत। आ रहा समझ में? क्योंकि जो अस्पृश्यता शब्द होता है यह किससे मिलकर बना है? स्पृश्य से। स्पृश्य का मतलब छूना, और अ लगा दिया तो अस्पृश्य मतलब नहीं छू सकते। तो जो छुआछूत की समस्या है इसे समाप्त करना है। और जो जाति भेदभाव होता है, तो जाति भेदभाव कैसा कि मैं उच्च जाति का तुम नीचे जाति के, होता है ऐसा। तो इस प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना इन मूल अधिकारों का उद्देश्य होता है, इसलिए इनकी आवश्यकता है। इसके बाद फिर अगला, बच्चे, महिलाओं एवं श्रमिकों को शोषण से मुक्त रखना। आपने देखा होगा बच्चों का शोषण किया जाता है, महिलाओं का शोषण किया जाता है, और जो श्रमिक वर्ग होता है तो श्रमिक वर्ग का शोषण किया जाता है। तो इन्हें शोषण से बचाने के लिए मूल अधिकारों की आवश्यकता है। इसके बाद फिर अगला है सभी के अधिकार एवं सम्मान की रक्षा करना। ठीक है, तो सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, तो इनके अधिकार और इनके सम्मान या इनकी प्रतिष्ठा की रक्षा करना हमारे मौलिक अधिकार का कार्य होता है, या इसलिए इनकी आवश्यकता होती है। इसके बाद फिर अगला है लोगों के हितों एवं अधिकारों का हनन न हो। मतलब इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है कि लोगों के हितों का मतलब लोगों के कल्याण और उनके अधिकारों का हनन ना हो, इसलिए इन मौलिक अधिकारों की आवश्यकता है। और इसी कारण से इनका संविधान में प्रावधान किया गया है, और ये संवैधानिक होते हैं। अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है कि विधायिका को नागरिकों के अधिकारों का हनन करने से रोकना। अब विधायिका का अर्थ क्या होता है? तो विधायिका का अर्थ होता है कानून बनाने वाली संस्था। तो हो सकता है कि हमारी कानून बनाने वाली संस्था अर्थात संसद या राज्य के विधानमंडल ऐसा कोई कानून बना दे जिससे हमारे भारतीय नागरिकों के अधिकारों का हनन हो, तो उसे रोकने के लिए ये मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है। इसके बाद फिर अगला आता है धार्मिक एवं नस्ली भेदभाव को मिटाना। तो कई बार आपने देखा होगा कि हमारे भारत में धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसके बाद फिर नस्ली भेदभाव होता है। अब ये नस्ली का मतलब क्या है? तो जैसे आपने देखा होगा कि किसी की हाइट कम होती है, किसी की हाइट ज़्यादा होती है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। इसके बाद फिर किसी के बाल घुंघराले होते हैं, किसी के बाल अच्छे होते हैं। आ रहा समझ में? इसके बाद में आपने देखा होगा कि किसी की नाक मोटी होती है, बड़ी होती है, तो किसी की नाक छोटी सी होती है, किसी की आँख अंदर छोटी सी होती है, दबी अंदर होती है, किसी का ये चेहरा या सिर उभरा हुआ होता है। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं इसको कहते हैं नस्ल। तो ऐसे जो विभिन्न प्रकार के नस्ल के लोग होते हैं या विभिन्न नस्ल के लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ में भेदभाव ना हो। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, यहाँ के लोगों के चेहरों में, और इधर जो पूर्वी राज्य हमारे सेवन सिस्टर में जानते हैं आप लोग, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, इसके बाद मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा है, मिजोरम है, इन राज्यों के लोगों के चेहरों में और हमारे इधर उत्तर भारत मध्य प्रदेश के राज्यों के लोगों के चेहरे में अंतर होता है। इसके बाद फिर दक्षिण भारत में अपन जाते हैं तो वहाँ पर लोग काले होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से विभिन्न नस्ल के लोग पाए जाते हैं, तो इनके बीच में भेदभाव ना हो, इसलिए ये मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है। अगला होता है कि कमज़ोर वर्गों के हितों एवं उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए। अब जो कमज़ोर वर्ग हैं तो उनके भी कुछ अधिकार होते हैं, उनको भी कल्याण की आवश्यकता होती है, या उनका भी कल्याण करना जरूरी होता है। आ रहा समझ में? क्योंकि अगर कमज़ोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग का कल्याण संबंधी कार्य हमारी सरकार नहीं करेगी तो उनका विकास होगा क्या? नहीं होगा। तो उनके विकास के लिए भी मूल अधिकारों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अब अगला देखिए इसमें कि जो मूल अधिकार होते हैं, तो मूल अधिकार जब हमने संविधान बनाया था तो उस समय कितने थे? तो जब संविधान बनाकर तैयार किया था तो उस समय 7 मूल अधिकार थे। आ रहा समझ में? संपत्ति का मूल अधिकार भी इसमें उस समय शामिल था जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार किया हुआ था। ठीक है, अब तो फिर एक संशोधन किया जाता है, 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को,
तो संपत्ति का मूल अधिकार कहाँ पर था? तो संपत्ति का मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 1 का उपखंड 6 में लिखा हुआ था या इसमें वर्णित था, और इसके अलावा अनुच्छेद 31 में इसका वर्णन था। तो यहाँ से इसे हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 क में इसे शामिल कर लिया गया है, और अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, अब यह विधिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है अब लोगों का। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। तो फिर सात मौलिक अधिकार थे, तो एक खत्म हो गया, कौन सा? संपत्ति का मौलिक अधिकार। तो फिर वर्तमान में कितने बचे? तो अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिए, पहला तो हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं या 6 मूल अधिकार हैं। तो ये 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं? तो पहला देखिए इसमें समानता का अधिकार। तो ये समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? यह संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद फिर दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसका प्रावधान किया गया है। तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक इसका प्रावधान किया गया है। इसके बाद फिर अगला आता है धर्म की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका प्रावधान संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका प्रावधान किया गया है। इसके बाद फिर अगला आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। यह संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक इसका प्रावधान किया गया है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर 6वां मौलिक अधिकार आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से भी वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, एक और प्रकार था 7वां संपत्ति का मौलिक अधिकार, जिसे कहाँ पर शामिल कर दिया गया है? अब उसे विधिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया संविधान के अनुच्छेद 300 के खंड 1 में। ठीक है, और किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत उसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपसे 3 नंबर में पूछ ले कि मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए, 3 नंबर में पूछा, तो फिर आप कैसे लिखेंगे उसको? तो 3 नंबर में अगर आपसे पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए या हमारे 6 मूल अधिकारों का वर्णन कीजिए, तो 3 नंबर में आपको कुछ नहीं करना है। बस इस प्रकार से जैसे हमने आपको यहाँ पर लिखकर बताया है, ऐसे आपको भी एग्जाम में लिखकर आना है, कुछ नहीं करना है आपको। आ रहा समझ में? और अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे, ये हम आपको ऐसा विश्वास दिलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं या कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो हमारे भारतीयों को प्राप्त हैं या भारतीय नागरिक को प्राप्त है, लेकिन जो विदेशी लोग होते हैं, विदेशी नागरिकों को ये मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। तो कौन कौन से मूल अधिकार जो हमारे भारतीयों को प्राप्त हैं या हमारे भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, ये देखिए इसमें। तो पहला है अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 में प्रावधान किया गया है कि केवल धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा या विभेद का प्रतिषेध किया गया है। आ रहा समझ में? मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, उसके मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और उसके जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगला आ जाता है अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 में लिखा हुआ है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये भी हमारे भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है, इसमें क्या होता है अनुच्छेद 16 में? तो इसमें जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है, सरकारी वैकेंसी आती है, तो उसमें हमारे भारतीय नागरिकों को समान अवसर की या उनको सभी को समान अवसर प्राप्त है। आ रहा समझ में? ऐसा नहीं है कि पता चला कि इसके आधार पर, ठीक है, लिख दिया कि मान लो कि जो हिंदू धर्म के लोग ही फॉर्म भर सकते हैं, मुस्लिम फॉर्म नहीं भर सकते, ऐसा होता है क्या? नहीं, जो भी सरकारी वैकेंसी आती है उसमें सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त है, समान अवसर प्राप्त है सभी को। अगर 2 पोस्ट भी आती है तो उसमें पूरे भारत के लोग फॉर्म भर सकते हैं, सब अपना अपना भाग्य आजमा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है अनुच्छेद 19। तो यह भी हमारे भारतीयों को प्राप्त है। तो इसमें क्या है? तो इसमें विचार,
अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध रूप से आवागमन की स्वतंत्रता या घूमने फिरने की स्वतंत्रता, इसके बाद निवास करने की स्वतंत्रता, मतलब कहीं पर भी बस जाने की स्वतंत्रता, और संघ बनाने की स्वतंत्रता, इन सभी का वर्णन अनुच्छेद 19 में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अनुच्छेद 29। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ होता है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार उन्हें दिया गया है। तो ये कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं या ऐसे मूल अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक और है अनुच्छेद 30। तो अनुच्छेद 30 में लिखा है कि अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रचार प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है। आ रहा समझ में? तो जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है, तो अल्पसंख्यक में कौन कौन आ जाते हैं? तो इसमें मुस्लिम, सिख, ठीक है, इसके बाद ईसाई, बौद्ध, ये आ जाते हैं अल्पसंख्यक में। हिंदू को छोड़कर ये अल्पसंख्यक में आते हैं सभी लोग। और इन अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार के लिए, इसके बाद में फिर शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने के लिए उनको अधिकार दिया गया है। यह उनका मौलिक अधिकार है। तो ये हमारे भारतीय नागरिकों को ये मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं। अब इसके बाद में कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, परंतु जो देश हमारा शत्रु है, ठीक है, तो उस शत्रु देश के लोगों को ये मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो देखिए इसमें कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो देखिए इसमें पहला अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यह हमारे भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है और जो विदेशी व्यक्ति होते हैं उन्हें भी यह अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा होता है अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो अनुच्छेद 20 में लिखा है कि अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो यह हमारे भारतीयों और जो विदेशी लोग होते हैं उन्हें भी, दोनों को ही समान रूप से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। तो यह भी हमारे भारतीय नागरिकों को और विदेशियों को भी समान रूप से प्राप्त है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला है अनुच्छेद 21 का खंड क। तो अनुच्छेद 21 का खंड क, इसमें क्या लिखा है? तो इसमें प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है, तो यह विदेशियों को भी प्राप्त है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे भारत में बहुत सारे विदेशी विद्यार्थी भी पढ़ते हैं। जैसे हमारे भारत के विद्यार्थी दूसरे देशों में जाकर पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे ही दूसरे देशों के विद्यार्थी भी हमारे भारत में आकर पढ़ाई करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है अनुच्छेद 22। इसमें क्या लिखा है? तो इसमें लिखा है कि कुछ मामलों में हिरासत एवं नज़रबंदी से संरक्षण प्राप्त है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे जब मैं आपको मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा तो इन सभी को विस्तृत रूप में आपको पढ़ाऊंगा फ्रेंड। ठीक है, अभी तो सिर्फ हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं कि ये कौन कौन से अधिकार हैं जो भारतीयों को प्राप्त है और कौन कौन से अधिकार जो भारतीय और विदेशी दोनों को ही प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद देखिए अनुच्छेद 23। इसमें लिखा है कि बलाश्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध। आ रहा समझ में? इसमें क्या होगा? तो इसमें जबरदस्ती किसी व्यक्ति से श्रम नहीं करवाया जाएगा, काम नहीं करवाया जाएगा और किसी भी व्यक्ति को ना तो खरीदा जाएगा और नहीं बेचा जाएगा। आ रहा समझ में? यह है अनुच्छेद 23। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अनुच्छेद 24। इसमें क्या लिखा है? तो कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है, अर्थात 14 वर्ष के कम आयु के जो बच्चे होते हैं उन्हें किसी भी कारखाने में काम नहीं करवाया जा सकता जिनसे उनकी जान को खतरा हो, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अनुच्छेद 25। तो अनुच्छेद 25 है धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता। तो यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है, अपने धर्म को बढ़ाना चाहता है तो वह बढ़ा सकता है, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होगी। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे अधिकार हैं जो हमारे भारतीयों और विदेशियों दोनों को ही प्राप्त हैं, तो ये हमने आपको अभी बताया है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीयों को प्राप्त कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, ये आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है।
फिर इसके बाद में इधर ये भी 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। और अगर मान लो 3 नंबर में पूछ लिया तो फिर क्या करेंगे आप, तो 3 नंबर में पूछ लिया तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अनुच्छेद लिखकर इनकी संख्या लिख देना है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अनुच्छेद 26। अब अनुच्छेद 26 में किसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 26 में वर्णन है कि धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता। अगर आप कोई धार्मिक संस्था को स्थापित करना चाहते हैं और उसका संचालन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में लिखा है और यह दोनों ही भारतीयों और विदेशियों को भी प्राप्त है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अनुच्छेद 27। तो अनुच्छेद 27 में लिखा है कि किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट। मतलब क्या हुआ कि किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए अगर उसमें पैसा खर्च हो रहा है तो उन पैसों पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, उसे टैक्स से छूट दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अनुच्छेद 28। इसमें लिखा है कि कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं जो भारतीयों और विदेशियों दोनों को समान रूप से प्राप्त हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह टॉपिक इसका खत्म हो जाता है। अब इसके बाद आगे देखिए मूल अधिकारों की विशेषताएं। अब मूल अधिकारों की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जो आपको ध्यान रखना है। तो पहली विशेषता है कि राज्य द्वारा उचित प्रतिबंध के आधार पर इनको सीमित किया जा सकता है। आ रहा समझ में, ये इसकी पहली विशेषता फ्रेंड, याद रखना। तो मूल अधिकारों की पहली विशेषता यह है कि हमारा राज्य, राज्य का मतलब हमारा भारत, ठीक है, और हमारे भारत में यह सीमित कौन कर सकता है इन्हें, तो हमारी संसद कर सकती है, ठीक है। तो राज्य द्वारा उचित प्रतिबंध के आधार पर इनको सीमित किया जा सकता है, ध्यान रखना। संसद को भी इनमें संशोधन करने की सीमित शक्तियाँ प्राप्त है। हमारी संसद भी जो मूल ढांचा होता है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है कि यह अधिकार स्थायी नहीं है, अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति के माध्यम से इनको या तो घटा सकती है या फिर इन्हें बढ़ा सकती है। आ रहा समझ में, लेकिन ध्यान रखना कि हमारी संसद को संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्तियां प्राप्त हैं। आ रहा समझ में, और उस सीमित सीमा का या संसद अपनी सीमा का उल्लंघन करके इन संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है। तो हमारे संविधान में जो मूल ढांचा है, ये जो मूल संरचना के सिद्धांत हैं, उनको छेड़ नहीं सकती, ठीक है। ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जिससे हमारे संविधान का मूल ढांचा आहत हो। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर समस्त मूल अधिकार निलंबित किया जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि जब हमारे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तो उस समय संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जो मूल अधिकार हैं वे निलंबित किए जा सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद फिर अगली विशेषता देखिए मूल अधिकारों की। मूल अधिकार न्यायोचित होते हैं और इन अधिकारों के हनन पर हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है, आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है, तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाकर दरवाजा खटखटा सकते हैं या याचिका दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा दी जाती है। तो हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो मूल अधिकारों का संरक्षक हमारे सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। मूल अधिकारों को रक्षा करने का दायित्व हमारे सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए मूल अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार हैं। आ रहा समझ में, मतलब क्या है, इसका मतलब यह होता है कि जो मूल अधिकार होते हैं व्यक्तियों को दिए गए हैं और व्यक्ति के जो मूल अधिकार होते हैं तो हमारा राज्य, राज्य का मतलब हमारा भारत या हमारा देश, ठीक है, ये ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जिससे हमारे भारत में लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। तो ये इसलिए राज्य के खिलाफ माने जाते हैं।
आ रहा समझ में। तो राज्य के विरुद्ध हमारे भारतीय नागरिकों को शक्तियाँ या अधिकार प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकारों की कुछ विशेषता थी फ्रेंड, जो हमने आपको अभी बताई है। अब इसके बाद देखिए अनुच्छेद 12। तो हमने आपको बताया है कि हमारे जो मूल अधिकार हैं ये संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका प्रावधान किया गया है। तो मूल अधिकारों के कुल प्रकार हैं 6, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। अब हम इसमें शुरू कर रहे हैं मौलिक अधिकारों को। तो मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 12, तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे अनुच्छेद 13, फिर उसके बाद शुरू हम करेंगे समानता का अधिकार। ठीक है, फिर उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर इसे हम आपको सारे अनुच्छेद हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले इसमें अपन शुरू कर रहे हैं अनुच्छेद 12 को। तो पहले देखिए इसमें अनुच्छेद 12, तो अनुच्छेद 12 में लिखा है राज्य की परिभाषा। तो 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुच्छेद 12 में किसका प्रावधान है, तो इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। तो राज्य किसे कहा जाएगा, तो संविधान की भाषा में हमारे भारत को राज्य कहा गया है। तो फिर राज्य किसे कहते हैं, तो ये हम आपको बताते हैं। देखिए, ठीक है, तो मूल अधिकारों के अध्याय की शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसकी शुरुआत राज्य से होती है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, क्योंकि मूल अधिकार ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त होने वाले अधिकार हैं। आ रहा समझ में, ये राज्य के खिलाफ नागरिकों को प्राप्त हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर जो मूल अधिकार होते हैं तो ये संविधान के आधार पर राज्य में निम्नलिखित शामिल होते हैं। मतलब जो मूल अधिकार हैं तो इनका प्रावधान तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, लेकिन अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है और अनुच्छेद 13 में यह लिखा हुआ है कि हमारी संसद द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया जाता है जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो या उल्लंघन करता हो तो उसे हमारी न्यायपालिका शून्य घोषित कर सकती है। यह अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है, उसको हम आगे बताएंगे आपको। तो पहले अभी यहाँ पर देखिए इसमें कि राज्य के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया गया है, राज्य हम किसको कहेंगे। तो देखिए इसमें राज्य किसको किसको कहा जाता है, तो कार्यकारी और विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और हमारी भारत की संसद। आ रहा समझ में, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, कार्यकारी मतलब जो कार्य करते हैं और विधायी अंग मतलब जो कानून बनाने का काम करते हैं। इसके बाद फिर हमारी भारत की संसद, ये इन सभी को क्या कहा जाएगा, इन सभी को राज्य की श्रेणी में शामिल किया गया है। अब राज्य का मतलब जो हमारे राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हैं, इन राज्य की बात अपन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे राज्य की, मतलब हमारे भारत की बात कर रहे हैं। तो राज्य में किसको किसको शामिल किया जा रहा है ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला ध्यान रखना है कि राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और राज्यों के विधानमंडल, इनको भी इसमें राज्य में शामिल किया गया है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद फिर देखिए अगला, सभी स्थानीय निकाय अर्थात जो हमारी नगर पालिकाएँ होती हैं, पंचायतें होती हैं, जिला बोर्ड होते हैं और जो सुधार न्यास होते हैं, इन सभी को राज्य में शामिल किया गया है। आ रहा समझ में, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 3 नंबर में, तो 3 नंबर में पूछ सकता है कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत किस किस को शामिल किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 में इन सभी को राज्य के अंतर्गत शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फिर अगला कि सभी निकाय अर्थात वैधानिक हो, गैर संवैधानिक प्राधिकरण हो, जैसे LIC, ONGC, इन सभी को भी राज्य की श्रेणी में शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी जो राज्य की संस्था के रूप में कार्य कर रही है, वह भी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य में शामिल किया जाएगा। आ रहा समझ में, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि भले ही कोई निजी इकाई है या एजेंसी है जो हमारे राज्य की संस्था के रूप में कार्य कर रही है, तो उसे भी किस में शामिल किया जाएगा, तो उसे भी राज्य में शामिल किया जाएगा अनुच्छेद 12 के तहत। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो यहाँ पर हमने आपको राज्य का अर्थ बताया है कि राज्य में किसको किसको शामिल किया गया है। अब इसके बाद देखिए अनुच्छेद 13, तो अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। इसका अर्थ होता है कि हमारी संसद के द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया जाता है जो भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करता है,
तो ऐसे कानून को हमारी न्यायपालिका शून्य घोषित कर देगी। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है। अब जो अनुच्छेद 13 है तो इसके 4 खंड होते हैं फ्रेंड। तो अनुच्छेद 13(1), 13(2), 13(3) और 13(4) ये इसके खंड होते हैं। ठीक है, इन सभी की विशेषता क्या है? तो इन सभी की विशेषता है कि हमारी विधायिका के द्वारा ऐसी कोई विधि बनाई जाती है जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हो, तो ऐसी विधि को हमारी न्यायपालिका शून्य घोषित कर सकती है या कर देती है। तो इसे ही हमारी संविधान की भाषा में न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी न्यायिक पुनर्विलोकन को इंग्लिश में कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं इसका अर्थ आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। इसको 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन किसे कहते हैं और यह संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है या किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है न्यायिक पुनर्विलोकन का कि यदि विधायिका द्वारा पारित कोई कानून संविधान सम्मत नहीं है या संविधान के खिलाफ है, तो न्यायालय ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है या उसे शून्य घोषित कर सकता है और इसे लागू होने से रोक सकता है। यह अधिकार हमारी न्यायपालिका के पास है, हमारे न्यायालय के पास ये अधिकार है। यह आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद अनुच्छेद 13, 32 और अनुच्छेद 226 आदि के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका यह कार्य करती है। और जिस न्यायिक पुनर्विलोकन की हम बात कर रहे हैं, यह न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है? तो यह न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे, तो आगे देखिए इसमें अनुच्छेद 13 के कुछ खंड हैं। तो कौन कौन से खंड हैं इसमें देखिए। तो पहला देखिए इसमें अनुच्छेद 13 का खंड 1, इसमें लिखा हुआ है कि संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में जितनी भी विधियां थी वे सभी उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे भाग 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करती हो या भाग 3 के उपबंधों से असंगत हो। इसका मतलब समझे आप लोग? इसका मतलब ये होता है कि हमारे भारत में, ठीक है, तो भारत में आज़ादी से पहले या जब तक हमारा संविधान नहीं बना था उससे पहले जितनी भी विधियां थी, जितने भी कानून थे, अगर ये भाग 3 के खिलाफ है, अगर ये भाग 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसे कानून या ऐसी विधियां शून्य मानी जाएगी या उन्हें शून्य घोषित कर दिया जाएगा। आ रहा समझ में? ये इसका अर्थ होता है। फिर 13 के खंड 2, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि यह संविधान के पश्चात की विधियों से संबंधित है। 13(1) किससे संबंधित था? संविधान के पहले, मतलब कि हमारे भारत में जब संविधान नहीं बना था उससे पहले की जितनी भी विधियां हैं। ठीक है, और अगर वह भाग 3 के खिलाफ में है तो उन्हें शून्य घोषित कर दिया जाएगा या उन्हें शून्य घोषित माना जाएगा। ये अनुच्छेद 13 के खंड 1 में लिखा है। 13 का 2 में क्या लिखा है? तो 13 के 2 में है कि ये संविधान के लागू होने या बनने के पश्चात या उसके बाद में जो विधियां बनाई गई थी, कानून बनाए गए थे। ठीक है, तो यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है या ऐसा कोई कानून बनाता है जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों से असंगत है, मतलब मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है कोई कानून या कोई विधि, तो वह विधि या वह कानून उस मात्रा तक शून्य होगा जिस मात्रा तक वह मौलिक अधिकारों का या मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है या करती है। कानून अगर बोलेंगे तो वहाँ पर उल्लंघन करता है तो उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। और ठीक है, तो कानून कहो या विधि कहो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो अनुच्छेद 13(2) में लिखा है कि यदि हमारी विधायिका के द्वारा या हमारे राज्य के द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया जाता है, ऐसी कोई विधि बनाई जाती है जो संविधान के भाग 3 में जो प्रावधान किए गए हैं, मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है, इन मूल अधिकारों का उल्लंघन अगर किया जाता है तो ऐसी विधि को शून्य घोषित किया जाएगा। तो किस सीमा तक इन्हें शून्य घोषित किया जाएगा? तो जिस सीमा तक या जिस मात्रा तक ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है विधि, उस सीमा तक इन्हें या उस मात्रा तक इन्हें शून्य घोषित किया जाएगा। यह लिखा हुआ है अनुच्छेद 13 के खंड 2 में। यह आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फिर अगला है अनुच्छेद 13 का खंड 3। इसमें क्या लिखा है? तो इसमें विधि का अर्थ स्पष्ट किया गया है। इसमें किसका वर्णन है?
तो इसमें विधि का वर्णन किया गया है। और इसका अर्थ क्या है, तो यहाँ पर विधि का अर्थ होता है कि सभी अध्यादेश जो हमारे राष्ट्रपति जारी करते हैं, ठीक। इसके बाद फिर आदेश, उपविधि, नियम या विनियम और अधिसूचना, इन सभी को किस में शामिल किया गया है, अनुच्छेद 13 के खंड 3 में इन सभी को विधि में शामिल किया गया है, या इन सभी का विधि का अर्थ यहाँ पर ये होता है। फिर इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार विधि में रूढ़ियाँ, प्रथाएं और कार्यपालिका द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश भी शामिल होता है, लेकिन इसमें कोई भी व्यक्तिगत विधि होती है तो उसे शामिल नहीं किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है अनुच्छेद 13 का खंड 4। इसमें क्या है, तो इसमें लिखा है कि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। तो इसके ध्यान रखना, पहले यह हमारे संविधान में नहीं था। इसे कब जोड़ा जाता है, अनुच्छेद 13 के खंड 4 को, तो इसको 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा जोड़ा गया था 1971। इसमें क्या प्रावधान किया गया, तो इसमें यह प्रावधान किया गया कि इसके तहत अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। ये इसमें लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनमें से किसी एक से पूछ सकता है, या 5 नंबर में सीधे पूछ सकता है कि अनुच्छेद 13 का वर्णन कीजिए। अगर अनुच्छेद 13 का वर्णन कीजिए आपसे पूछ रहा है 5 नंबर में, तो ये अनुच्छेद 13 के ही चारों खंड आपको लिखने होंगे, ठीक है। और अगर 3 नंबर में पूछता है कि अनुच्छेद 13 का वर्णन कीजिए, तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान किया गया है कि हमारे न्यायपालिका को शक्ति प्राप्त है कि यदि विधायिका द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया जाता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसे हमारे न्यायपालिका शून्य घोषित कर सकती है। यह प्रावधान अनुच्छेद 13 में किया गया है, या हमारे न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। ये आप इसे 3 नंबर में ऐसे लिखना, और अगर 5 नंबर में पूछे तो इन सब का वर्णन करना है आपको, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए आगे अगला है कि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 का संबंध, ठीक है। तो अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 का संबंध क्या है, ये देखिए। तो 13 में तो क्या लिखा है, तो 13 में लिखा है कि हमारी न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, और अनुच्छेद 368 में क्या है, तो इसमें संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है, ठीक है, कि संविधान संशोधन किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा, यह अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें, तो अनुच्छेद 13 द्वारा प्रदान की गई शक्ति के आधार पर न्यायालय अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधनों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है या नहीं कर सकता। आ रहा समझ में। तो इससे संबंधित कुछ मामले हैं जिन पर विवाद हुआ है और इनका वर्णन निम्नलिखित है। आ रहा समझ में। तो ऐसा पहली बार विवाद आया था, पहली बार ऐसा मामला आया था जिसका नाम था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला। यह 1951 में आया था। आ रहा समझ में। अब इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के अधीन संसद द्वारा संशोधन अनुच्छेद 13 के खंड 2 में प्रयुक्त विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। इसमें क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में यह निर्णय दिया, यह डिसीजन दिया कि संसद द्वारा जो अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन किया जाता है वह अनुच्छेद 13 के खंड 2 में विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने या सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था। आ रहा समझ में इस मामले में। फिर इसके बाद देखिए आगे क्या हुआ। तो अगला है फिर दूसरा मामला। दूसरा मामला है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामला। 1965 की बात है। तो यह केस, यह मामला या यह मुकदमा हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुंचा और इस मामले में भी हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जो अनुच्छेद 368 के तहत हमारी संसद कोई भी संशोधन करती है तो अनुच्छेद 13 के खंड 2 के तहत इसे विधि नहीं माना जाएगा। ये इसमें प्रावधान किया जाता है। तो इसमें भी वही निर्णय दिया गया जो इससे पहले निर्णय दिया गया था। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर दूसरा देखो, अगला मामला आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। ये आपको ध्यान रखना है। तो यह मामला कब आता है,
तो यह 1973 में यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास आता है। और इस मामले में हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने क्या डिसीजन दिया, तो देखिए इसमें तो 24वें संविधान संशोधन 1971 को सर्वोच्च न्यायालय ने वैध माना। आ रहा समझ में? सर्वोच्च न्यायालय ने 1971 में संविधान संशोधन को क्या मान लिया, अब 24वें संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने वैध माना। इसके बाद फिर अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित जितने भी विधियां हैं अनुच्छेद 13 के खंड 2 में विधि में शामिल नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको समझ गए ठीक से कि जैसे जो केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद था, तो यह कब आया था मामला, सुप्रीम कोर्ट के पास 1973 की बात है। और इस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 24वां संविधान संशोधन 1971 इसको सर्वोच्च न्यायालय ने वैध मान लिया। और वैध मान लिया अर्थात क्या हुआ कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित जितनी विधियां हैं यह अनुच्छेद 13 के खंड 2 की विधि में शामिल नहीं है। ठीक है, और इस समय यह डिसीजन दिया जाता है कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा किसी भी अधिकार को वापस ले सकती है। हारा समझ में ध्यान रखना, इसमें यह प्रावधान तो किया गया कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है या किसी अधिकार को वापस ले सकती है, परंतु जो मूल ढांचा है या आधारभूत संरचना होती है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती हमारी संसद। हारा समझ में यह प्रावधान भी इसमें किया जाता है। तो देखिए इसमें आगे, तो इसी समय हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत दिया जिसको कहा जाता है संविधान की मूल संरचना। इसे संविधान की मूल संरचना को ही मूल ढांचा कहा जाता है। आ रहा समझ में? और इस मूल ढांचा के बारे में हम आपको पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ा चुके हैं। ठीक है, पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने आपको पूरा समझाया था। इसके बाद फिर संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती या वैसे मौलिक अधिकारों को वापस नहीं ले सकती जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हुए हैं। आ रहा समझ में? तो जो संविधान की मूल संरचना है उससे संबंधित जो हमारे अनुच्छेद हैं या जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको हमारी संसद बदल नहीं सकती। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन की शक्ति है, परंतु जो मूल ढांचे से जुड़े हुए हैं, मूल संरचना से जुड़े हुए हैं, उसमें कोई परिवर्तन संसद नहीं कर सकती। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला, तो अगला है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और खंड 5 जोड़े जाते हैं तथा यह व्यवस्था की गई कि संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। ये इसमें प्रावधान कर दिया गया था, किसमें? 42वें संविधान संशोधन में। फिर इसके बाद देखिए अगला मामला आता है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। अब ये मामला 1980 में आता है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास, और इसमें क्या डिसीजन दिया जाता है, इसमें कौन सा निर्णय दिया जाता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि संविधान के आधारभूत लक्ष्यों की रक्षा के लिए या रक्षा करने के लिए हमारा जिम्मेदार है न्यायालय, ये आपको ध्यान रखना है। और न्यायालय इस आधार पर संशोधन का पुनर्विलोकन कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो इस मामले में, इस मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं अगर इनका हनन होता है, ठीक है, तो इनकी रक्षा करने का अधिकार किसके पास है? हमारे न्यायपालिका के पास है, हमारे न्यायालय के पास है, और न्यायालय इसका पुनर्विलोकन कर सकता है, अर्थात हमारा न्यायालय या हमारी न्यायपालिका इसे शून्य घोषित कर सकती है। ये अधिकार हमारे न्यायपालिका को इस समय से मिलता है। ठीक है, इसके बाद में इसी निर्णय के द्वारा 42वां संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को समाप्त भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो अभी हमने आपको 42वां संविधान संशोधन बताया था, तो इसमें जो प्रावधान किया गया था यही प्रावधान यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है न्यायपालिका की घोषणा के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे मौलिक अधिकार का टॉपिक अभी आधा भाग इसका समाप्त हुआ है, जिसमें अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 14 तक हमने आपको बताया है। अब जो मौलिक अधिकार के बचे हुए टॉपिक हैं ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा कराएंगे।
तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे कल्याणी IAS अकेडमी के सभी लेक्चर्स, जो आपको मुख्य परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।